पिछले क्लास में मैंने आपको हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बारे में, इसका जो डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, ये सब जो व्युत्पन्न था इसके बारे में जानकारी दिया था मैंने। अब जो है अगर देखा जाए तो वो चैप्टर तो एंड हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी चैप्टर के अंतर्गत जितने भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसी का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका जो है देखें डिस्कशन, तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। और ये कैसे, जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। देखिए अल्काइल हैलाइड या इसी को हम कहते हैं एल्कील हैलाइड ध्रुवीय होते हैं फिर भी जल में अमिश्रणीय होते हैं, क्यों? तो इस चीज को समझना है तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए अगर इसे समझना है तो अल्काइल हैलाइड या एल्कील हैलाइड पता है कि ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, पोलर, पोल का फॉर्मेशन, ध्रुव का निर्माण होना होते हैं, फिर भी जल में अमिश्रणीय होते हैं। अमिश्रणीय मतलब जो घुलनशील नहीं होता है उसी को कहते हैं अमिश्रणीय होना। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर है अल्काइल हैलाइड, जैसे CH3 CH2Cl, यह भी है, इसको कहते हैं इथाइल क्लोराइड, यानी कि यह भी जो हो गया हमारे पास वो क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड या फिर एल्कील हैलाइड हम इसको कह सकते हैं। यह क्या होता है, तो वह ध्रुवीय होता है। क्यों ध्रुवीय होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। यह ध्रुवीय इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो 3.0 होती है, लेकिन यहाँ पर जो CH2 को देख रहे हैं ये CH2H और H ऐसे है, यानी कि यह Cl किससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, वह कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 होती है, जबकि कार्बन की होती है 2.5। अब देखिए तो इसका 2.5 होता है, इसका 3.0, तो यहाँ पर अंतर कितना का आ गया, डिफरेंस कितना का, 0.5 का। यही विद्युत ऋणात्मकता के कारण, विद्युत ऋणात्मकता के डिफरेंस के कारण से, अंतर के कारण से यहाँ पर ध्रुव का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता आखिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है, तो एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है, जिसके कारण से कोई एटम, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन, वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, साझेदारी में भाग लिए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दो, इसको क्या करता है, कार्बन वाला भी और अपना भी एक इलेक्ट्रॉन था, इस दोनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि कार्बन वाला को भी अपनी ओर आकर्षित किया, किसी का जो है ना ले लिया, चाहे वह देखिए, चाहे वह दबंगई से ले, चाहे फिर ऐसे ही, लेकिन अगर किसी दूसरे की संपत्ति को आप अपने तरफ रखिएगा तो निगेटिव होइएगा। वही चीज़ है यहाँ पर, क्लोरीन की जो टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, पूरा पूरा तो नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर एक प्रवृत्ति है, इसलिए पूरा पूरा निगेटिव इस पर नहीं, डेल्टा निगेटिव, यानी कि इसको हम कहते हैं आंशिक ऋणात्मक आवेश। यानी कि Cl जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, इसलिए इस पर क्या आ जाता है, तो ऋणात्मक यानी आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाता है, यानी डेल्टा निगेटिव। कार्बन से क्या हुआ है, दूर गया है, यानी कि कार्बन ने त्यागने की, यानी कार्बन में त्यागने की टेंडेंसी और क्लोरीन में इसको ग्रहण करने की टेंडेंसी, ठीक है ना, इसके वजह से कार्बन पर क्या हो जाता है, डेल्टा प्लस, यानी कि आंशिक धन आवेश। तो यहाँ से देख सकते हैं डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस ध्रुव का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ध्रुवीय होते हैं। तो एल्कील हैलाइड जो होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, लेकिन जल में अमिश्रणीय होते हैं। क्यों? तो जल में अमिश्रणीय होने का मतलब क्या होता है, जल में वह पूरा पूरा नहीं मिलता है। जैसे मिश्रणीय और अमिश्रणीय, मिसिबल और इमिसिबल दो चीज़ें होती है। दूध में यदि पानी को मिला दिया जाता है तो वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाता है, लेकिन वही पानी में अगर तेल को मिला दिया जाए तो वो नहीं मिलता है, वह इमिसिबल हो जाता है, अमिश्रणीय हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसी चीज़ को हमें देखना है। यहाँ पर ध्रुवीय होता है लेकिन अमिश्रणीय होता है। तो चलिए, यद्यपि इसका आंसर देखिए कि यद्यपि अल्काइल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, लेकिन जल के साथ अंतराण्विक H बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं। ध्रुवीय तो होते हैं, लेकिन इसके पास आप देख सकते हैं अगर जल आता है, H2O को हम ऐसे लिखते हैं HOH, ठीक है ना, जल, तो जल के साथ H बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाता है, H आबंध का निर्माण नहीं कर पाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि H आबंध के बारे में। देखिए कि H आबंध कब बनता है,
तो H का कनेक्शन यदि फोन के साथ हो, ध्यान दीजिएगा, H का कनेक्शन यदि फोन के साथ हो, फोन F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, तभी H बॉन्डिंग यानी H आबंध का निर्माण होता है। यानी H का कनेक्शन फोन के साथ हो तो H आबंध का निर्माण होता है। अब बताइए तो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। अब बताइए यहाँ का H, जो जल का जो H है, उस H का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए था? FON, इस तीनों में से किसी के साथ होना चाहिए था। लेकिन देखिए तो एल्किल हैलाइड में जो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है, इसमें से कोई नहीं है, FON में से कोई नहीं है, इसलिए H आबंध का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अंतराण्विक H आबंध का, H बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, अतः वे जल में अमिश्रणीय होते हैं। इसलिए जल में वो मिश्रणीय नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, वो अमिश्रणीय होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है ग्रिग्नॉइड रिएजेंट। देखिए जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नॉइड अभिकर्मक, MgBr, RMgBr, इसको कहते हैं ग्रिग्नॉइड रिएजेंट। RMgBr को क्या कहते हैं? ग्रिग्नॉइड रिएजेंट। अब है कि जब कभी भी हम ग्रिग्नॉइड रिएजेंट का जब भी निर्माण करते हैं तो उसको अनार्द्र अवस्था में, यानी कि एनहाइड्रस कंडीशन में, एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जल की उपस्थिति न हो। तो इसलिए हम ग्रिग्नॉइड रिएजेंट का जब हम निर्माण करते हैं तो वहाँ पर शुष्क अवस्था होता है, वहाँ पर आर्द्रता की अवस्था नहीं होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होता है, जल की उपस्थिति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ठीक है ना, तो इसके लिए यह कारण है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे पास कि ग्रिग्नॉइड रिएजेंट को अनार्द्र स्थितियों में क्यों बनाया जाना चाहिए, यानी कि जल की उपस्थिति में नहीं बनाया जाना चाहिए, अनार्द्र स्थिति में बनाना चाहिए, अनआर्द्र। ठीक है ना, जहाँ पर वह ह्यूमिडिटी यानी कि जल की उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या है, इसके पीछे कारण कि अगर ग्रिग्नॉइड रिएजेंट को जल की उपस्थिति मिल जाती है, आर्द्रता मिल जाती है, तो वह उसके साथ अभिक्रिया करके वह क्या कर लेता है? तो अल्केन बना लेता है। और अल्केन जो होता है वो क्रियाशील नहीं होता है। तो जब रिएक्शन कराना है तो वहाँ पर तो क्रियाशीलता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही जल के साथ आएगा यह RMgBr, जिसको हम ग्रिग्नॉइड रिएजेंट कहते हैं, वैसे ही वो क्या हो जाएगा? अल्केन बन जाएगा। अल्केन रिएक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए इसको ग्रिग्नॉइड रिएजेंट को क्या किया जाता है? अनार्द्र की स्थिति में इसे तैयार किया जाता है। इसके वजह से यह ज़्यादा रिएक्टिव होता है और किसी रिएक्शन को आगे बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो देखिए कि ग्रिग्नॉइड रिएजेंट जल से अभिक्रिया करके एल्केन बना लेता है, अतः इसका निर्माण अनार्द्र यानी एनहाइड्रस स्थितियों में किया जाना चाहिए, आर्द्रता की स्थिति में नहीं। क्योंकि जैसे देखिए RMgX, X के जगह पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, जिसको कहते हैं हम ग्रिग्नॉइड रिएजेंट या ग्रिग्नॉइड अभिकर्मक। H2O के साथ अभिक्रिया करके देखिए RH यानी अल्केन बना लिया और MgOH निकल जाता है इधर। तो ये जो अल्केन बना लिया यह ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसे जो है निर्माण किया जाता है अनार्द्र स्थिति में। चलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास है कि वह पैराक्लोरोबेंजीन का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट MP अधिक तथा विलेयता उसके ऑर्थो तथा मेटा आइसोमर से कम होती है। O का मतलब ऑर्थो होता है, M का मतलब मेटा होता है और आप देख सकते हैं P का मतलब पैरा होता है। आपको ये सब चीज़ें पता है कैसे कि किस पोजीशन को कहते हैं हम ऑर्थो पोजीशन, किसको कहते हैं मेटा पोजीशन, किसको कहते हैं पैरा पोजीशन, यह आपको बखूबी पता है क्योंकि बेंजीन के बारे में, बेंजीन में ही ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है पीछे आपको। देखिए जैसे यह बेंजीन हुआ, यह बेंजीन है, इसके साथ यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है G, तो जिस कार्बन से लगा हुआ है यह G, इसको कहते हैं इप्सो कार्बन, इसको कहते हैं इप्सो कार्बन। इसके बाद से यानी कि इसको फर्स्ट कार्बन कहते हैं, इसके बाद से यह जो सेकंड कार्बन हुआ इसी को कहते हैं ऑर्थो, ऑर्थो। ये जो थर्ड हुआ इसको कहते हैं मेटा, तो ऑर्थो को ही कहते हैं हम लोग O, मेटा को कहते हैं हम लोग M, और ये जो फोर्थ पोजीशन हुआ इसको कहते हैं पैरा, पैरा या इसी को कहते हैं हम लोग P। तो इस तरह से देख सकते हैं कि P क्लोरोबेंजीन का गलनांक अधिक तथा विलेयता उसके O तथा M आइसोमर से कम होती है। क्यों? तो हम जानते हैं कि P क्लोरोबेंजीन अपने O तथा M आइसोमर की अपेक्षा ज़्यादा सममित होता है। सममित का मतलब क्या होता है इस चीज़ को हम समझते हैं। जरा सा मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए यहाँ से हम लोग देखें तो देखिए तो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसी के सापेक्ष में देखेंगे, इसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे ना,
तो जैसे देखिए कि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसकी तुलना में यहाँ पर हम Cl लगा दें। अब बताइए तो सममित का मतलब, सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि सीधे ऊपर से नीचे तक अगर बीचों बीच अगर काटते हैं जैसा लेफ्ट में वैसा ही पार्ट राइट में, ठीक है ना। और दोनों पार्ट को मोड़िएगा तो एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएगा, संपाती हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये सिमेट्रिक होता है। अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, सममित है, तो यह कॉम्पैक्ट संरचना यानी सघन संरचना बनाती है। और सघन संरचना बनाती है तो इसको विघटित करने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से इसका गलनांक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और यही कारण कि इसकी विलयता भी कम होती है, इसकी जो विलयता है, सॉल्युबिलिटी है, वह भी कम होती है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है कि इसकी कॉम्पैक्ट संरचना, इसका जो सघन संरचना है, और किसके वजह से, सममितता के कारण से। तो आप देख सकते हैं यह था पैरा क्लोरोबेंजीन, तो इसलिए इसको कहते हैं पी क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, जिसका गलनांक क्या होता है कि बहुत अधिक होता है। तो कॉम्पैक्ट संरचना के कारण से, कॉम्पैक्ट संरचना किसके कारण से होता है, सघन संरचना, वो होता है इसके क्रिस्टल की सममितता के कारण से। सममितता का मतलब आपको पता है कि सीधे देखिए यहाँ पर एक ग्रुप था ऊपर में, यहाँ पर नीचे भी था 4th पोजीशन पर, और इसके वजह से इसी के अराउंड अगर जो है इसके अलोंग अगर हम काटते हैं तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट और राइट साइड वाला पार्ट दोनों का दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है, एक दूसरे के संपाती हो जाता है, संपाती हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा सममित। जबकि हम बात कर लेते हैं ऑर्थो का, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई ग्रुप है और यह पोजीशन है हमारे पास क्या, ठीक है ना, Cl का, ऐसे, तो देखिए तो अगर हम ऐसे काटते हैं तो भी दोनों सममित नहीं होगा। क्यों, इधर वाला तो देखिए दोनों कार्बन ऐसे खाली है, लेकिन इधर का एक कार्बन से Cl लगा हुआ है, तो इसलिए सममित नहीं होगा। तो ये ऑर्थो पोजीशन गया काम से। अगर हम ऐसा देखते हैं, मेटा पोजीशन की बात करते, यहाँ पर कोई ग्रुप है और यहाँ पर देखिए कि एक Cl लग जाए, ठीक है ना, तो देखिए यही मेटा पोजीशन है। 1-3 पोजीशन को मेटा कहते हैं, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, और 1-4 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। तो इसमें से किसी के भी अराउंड अगर हम देखते हैं काट करके, तो ये दोनों यानी कि ये ऑर्थो और यह मेटा आइसोमर जो है, ऑर्थो समावयवी या मेटा समावयवी जो है, वह सममित नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। इसके वजह से इसकी संरचना जो है वह सघन संरचना न होकर के वह क्या होती है, थोड़ी सी हल्की संरचना होती है, इसलिए इस सब का गलनांक जो है वो कम होता है। लेकिन इसका गलनांक अधिक होता है, इसकी सिमेट्रिसिटी इसमें सबसे अधिक है, और इसके वजह से इसमें सघन संरचना पाई जाती है। इसका क्रिस्टल जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, और इसी के वजह से इसको विघटित करने में अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यही सब कारण है कि इसका गलनांक अधिक होता है। और अधिक सघन संरचना होने के कारण से इसकी विलयता भी कम होती है, जल में घुलनशीलता भी इसकी कम होती है। तो चलिए देखिए इसका आंसर कि हम जानते हैं कि पी क्लोरोबेंजीन अपने O तथा M आइसोमर, यही है O आइसोमर यानी ऑर्थो 1-2 पोजीशन पर, और 1-3 पोजीशन पर यह क्या, M आइसोमर यानी कि M समावयवी, मेटा समावयवी की अपेक्षा ज़्यादा सममित यानी सिमेट्रिकल होता है। कौन, ऑर्थो वाला ज़्यादा सममित है, अतः क्रिस्टल में सघन संरचना का निर्माण करती है। ये जो है ये वाला सघन संरचना का निर्माण करती है। परिणाम स्वरूप O तथा M आइसोमर की अपेक्षा इसका द्रवनांक अधिक होता है। द्रवनांक क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जाकर के ठोस क्या होता है, पिघलता है। ठोस अगर सघन रहता है, ज़्यादा वजन स्ट्रॉन्ग रहता है, तो निश्चित रूप से उस बंधन को टूटने में, उसको तोड़ने में ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस वजह से इसका द्रवनांक ज़्यादा हो जाता है। अधिक सममितता के कारण क्रिस्टल में पी आइसोमर को विघटित करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः O तथा M आइसोमर की तुलना में पी आइसोमर की विलयता कम होती है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखें कि द्रवनांक के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब द्रवनांक हम लोग देख चुके हैं कि द्रवनांक में क्या होता है, अधिक संरचना, जो संरचना सघन होती है, कॉम्पैक्ट होती है, इसके वजह से इसका जो है ना स्ट्रक्चर हार्ड होता है, और हार्ड स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने में, उसको विघटित करने में ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता हो रही थी, इसलिए इसका द्रवनांक अधिक था। चलिए पहले इतना को लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट लिख लिए होंगे, अब मिटा देते हैं इसको। चलिए अब है यह क्वेश्चन, इसमें रिएक्शन के बारे में है, ठीक है ना, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे देखिए कि क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित समीकरणों में A, B, C, D, E, R एवं R' को पहचानें। पहला क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन में ब्रोमीन लगा हुआ है, उसके साथ Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में
रिएक्शन कर रहा है तब ए बन रहा है। अब ए पता नहीं है क्या बन रहा है, अब जो कुछ भी बन रहा है उस पर H2O को डाला जाए, यानी H2O के साथ रिएक्शन कराया जाए तो यह B बनता है। तो बताइए कि ए क्या होगा, B क्या होगा। यानी पहला में आपको निकालना है ये ए क्या है, B क्या है। दूसरा की बात करते हैं, RBr प्लस Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो C बनता है। अब जो भी कंपाउंड बने, जो भी यौगिक बने, C बना। अब C पर जब D2O डाला जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको भारी जल कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं, उसका सूत्र होता है D2O। अगर ये डाला जाता है, जैसे H2O था ना, यहाँ पर यह जल था, यहाँ पर D2O भारी जल है, तो यह CH3 CH3D प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें निकालना है C। इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मेन है हमारा, यहाँ से ध्यान दीजिए, R-X पर Na यानी कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, यानी ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। किसका, तो देख सकते हैं R-X का, तब यह बनता है। तो यानी कि R- निकालिए, R- क्या होगा। और इसी R-X पर जब R- पता चल गया आपको, तो R-X यानी कि एक अल्किल हैलाइड होगा, अल्किल हैलाइड, उस पर Mg के साथ रिएक्शन हो जाता है। तो Mg के साथ ही अगर रिएक्शन होगा तो आपको D प्राप्त होता है, D, यानी कि इस D को निकालिए। और इस D पर H2O की अगर उपस्थिति, यानी H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो E प्राप्त होता है, यानी E निकालिए। यानी कि आपको निकालना है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इसके बाद से R- निकालना है आपको, D निकालना है आपको, E निकालना है, और यहाँ पर R है, यह R भी निकालना है। क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में यही सब चीज़ कहा गया, ABCDE R एवं R- को पहचाने, तो यही सब चीज़ है। चलिए अब एक एक चीज़ का हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए फर्स्ट में क्या है हमारे पास, तो यह है साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ लगा हुआ है Br। आपको पता है कि मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करती है यह अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिसको ड्राई ईथर हम कहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बनता है, तो RMgX टाइप का, जिसको हम ग्रिग्नॉइड रिएजेंट हम कह सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो बनेगा यह बनेगा, यह, यानी कि जो Br था ना, यहाँ पर MgBr लग जाएगा, MgBr। तो हम कहें यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास यह था साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराए तो A बनता है, यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है, यानी कि आप देख सकते हैं MgBr, यानी कैपिटल A का यही आंसर हो गया, कैपिटल A बराबर यही हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए, तो इसके आंसर में कैपिटल A बराबर क्या लिखा गया है, कैपिटल A बराबर लिखा गया है, देखिए साइक्लोहेक्सेन में MgBr जुट गया। अब क्या है कि जब यह बना MgBr, अब इस पर अगर H2O डालते हैं, तो जब H2O डालते हैं तो H2O से H जो है, H प्लस और OH माइनस में टूटा, तो यहाँ से जो H है वह MgBr को यहाँ से हटाएगा, MgBr को हटाएगा। तो आपके पास क्या रहा, आपके पास जो साइक्लोहेक्सेन था, यानी कि इस तरह से, और यहाँ से MgBr हट जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। और MgBr किसके साथ, यह जो H2O की बात कर रहे हैं आप, H2O, तो यह H और OH, तो यह वाला H तो यहाँ पर आ गया, और OH जो है MgBr के साथ जाएगा, यानी MgOHBr, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, यानी कि आपके पास क्या था, A पर H2O डाला जाता है तो B प्राप्त होता है, तो A तो यही था, इस पर आपने H2O डाला है तो क्या हो गया, MgBr हटा, या इसके साथ H लगा, और OH MgBr के साथ, यानी MgOHBr यह बना। यानी कि B जो प्रोडक्ट हुआ हमारा, यह दोनों प्रोडक्ट, लेकिन इसमें तो यह मेन प्रोडक्ट ये है, ये तो बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है, ठीक है ना। तो मेन प्रोडक्ट B के जगह पर हमारा ये होता है, और वह बाई प्रोडक्ट है, इसलिए देखिए B के जगह पर ये चीज़ आ गया है। इसलिए पहला का जो है ना आंसर में कैपिटल A का वैल्यू ये और B का ये आ गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का डिस्कशन, दूसरे क्वेश्चन में क्या है आपके पास, RBr प्लस Mg शुष्क ईथर। तो जैसे ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्रिग्नॉइड रिएजेंट का निर्माण होता है, ग्रिग्नॉइड अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बनता है C,
C जब बनता है तो इसका मतलब क्या होगा, तो सबसे पहली बात देखिए कि R आपको तो पता है, जैसे यहाँ पर BrMg हुआ था तो MgBr बन गया, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, R MgBr ऐसे बन जाएगा। उसके बाद से क्या है, उस पर D2O पड़ता है, यानी कि इस पर D2O पड़ता है। तो एक चीज़ बताइए, इस पर जब H2O पड़ा तो MgBr हट करके क्या होता है, H लग गया। उसी तरह से जब यहाँ पर D2O मतलब पड़ता है इसके ऊपर, तो D और OD, जैसे H और OH इसमें हटता था, H और OH, उसी तरह से यहाँ पर D और OD। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MgBr हट जाएगा और इस R के साथ क्या लग जाएगा, D, और इधर क्या बच जाएगा, Mg, जो यहाँ पर OH होता था यह यहाँ पर OD और Br। ये अब यह RD, तो आप एक चीज़ देखिए ना कि यहाँ पर क्या है ना कि हमारे पास यह C था ना, यानी RMgBr जो बना वह C बना, और इधर से आकर के इस पर जो हम देख रहे हैं RD, लेकिन संयोग से यहाँ पर RD नहीं हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है CH3 CH3 और D। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वही R का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं RD है ना, तो इसका मतलब क्या, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ CH3 CH3 और बीच वाला CH से D, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास RD था, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से RH जैसे होता है उसी तरह से RD, D लगा हुआ है किसी अल्काइल ग्रुप के साथ। अब वो अल्काइल क्या है, CH3 CH3। तो इसके बारे में हमें पता चल गया यहाँ से कि R का जो वैल्यू है कैपिटल R का, वो CH3, यानी कि कैपिटल R का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, CH3। किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH। देखिए ना, यानी ये ऐसे हम कह सकते हैं ना कि CH3 CH3D है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों CH3 को ऊपर कर दीजिए। देखिए ना, तो इस तरह से घुमा दिए हैं, तो CH के साथ 2 CH3 है, इसके साथ D लगा हुआ है, D को हटा देते हैं, तो यही क्या हो गया, R का वैल्यू, क्योंकि RD है तो D को छोड़ देंगे तो R का वैल्यू ये हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या सब लाना था, सेकेंड वाला में R लाना था। तो देखिए कि R का वैल्यू क्या हो गया, CH3 CH3, और यहाँ से यह वैलेंसी जो है ना इसका खाली रहेगा क्योंकि इसी से D जुड़ा हुआ है। उसके बाद से बात हम C की करते हैं, तो C की बात करते हैं, तब देखिए ना आपके पास RMgBr, संयोग से R क्या आया है, ये, तो जब RMgBr है तो R है ये, तो यहीं पर MgBr। अगर ऐसा है तो देखिए तो यह C जो हो गया क्या, CH3 CH3 था ही यहाँ पर, इसी के साथ क्या कर दिए MgBr, क्योंकि आपके पास क्या है RMgBr C का वैल्यू है, C के जगह पर क्या है RMgBr, तो R क्या है हमारे पास ये, तो इसमें जो CH के साथ जो खाली वैलेंसी है ना, इसी के साथ MgBr को जोड़ दीजिए, यानी कैपिटल C का वैल्यू ये आ गया। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास है। अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस रफ वाला को, इस पार्ट को हटाते हैं, तीसरा क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कि तीसरा यह जो क्वेश्चन है, इसमें R' x से उठाइए और R' क्या होगा, इस चीज़ को परखना है कि R' का वैल्यू क्या होगा, R' के जगह पर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए तीसरा नंबर में मैं समझाऊं पहले आपको CH3, ये थर्ड नंबर का डिस्कशन देखिए, CH3 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 CH3, यहाँ पर इधर की तरफ तीर है, यानी कि Na इथर के प्रेजेंस में किसके साथ जिन अभिक्रिया हुआ था, R' के साथ, यानी हम कह सकते हैं कि R' के साथ अभिक्रिया हुई सोडियम की इथर की उपस्थिति में, तो ये बना, ठीक है ना, ये इधर के तरफ। दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पर Mg के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो D बनता है, और D पर H2O की अभिक्रिया होती है तो यह E बनता है। तो बताइए कि D क्या होगा, E क्या होगा और R' क्या होगा, यही चीज़ हम लोगों को देखना है यहाँ पर। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले R' को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपको याद होगा जब विट्टिग रिएक्शन पढ़ते थे, विट्टिग रिएक्शन जो पढ़ रहे थे, तो विट्टिग रिएक्शन में क्या था कि R' होता था, मतलब Rx होता था, कोई अल्किल हैलाइड होता था, सोडियम की उपस्थिति होती थी,
यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता है ना कि 2 मॉलिक्यूल इसका होता था, 2 अणु होता था, एक RX इधर से और एक RX, हम ऐसा कह सकते हैं R' इधर से। यहाँ से देख सकते हैं 2 Na यानी 2 मॉलिक्यूल, जो RX होता था ना इसका 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता था, इसके भी 2 मॉलिक्यूल के साथ। तो देखिए कि XX 2Na, तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होता था इधर से भी R', इधर से भी R' और प्लस 2NaX, ये प्राप्त होता था विटिक रिएक्शन में। अब देखिए R', तो क्या लग रहा है आपको, जब R' बॉन्ड R' प्राप्त हुआ तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम है। जब इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, इसके साथ सोडियम के साथ, जो मतलब इसको सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस से अभिक्रिया कराए तो ये बना। तो हम कहें कि अगर इसको ठीक बीच से हम काट दें तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर वाला जो पार्ट है वह भी R', इधर वाला जो पार्ट है वह भी R'। ठीक इसके तरह हो गया, ठीक इसके तरह, यानी कि यह भी R', यह भी R'। तो इसलिए R' का अगर वैल्यू की बात कही जाए कि R' का जो है ना यहाँ पर क्या होगा आंसर, R' के जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, तो यहाँ पर एक कार्बन है, जो ये कॉर्नर है यहाँ पर भी कार्बन है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पर कार्बन है, यानी कि कार्बन उसके ऊपर में CH3, इसके लेफ्ट साइड में CH3, इसके नीचे CH3 और यहाँ से वैलेंसी खाली रहेगा, और इसी के साथ X है तो यही X, यानी यही R' का काम करेगा। जो R' X था तो R' ये X ये। तो इस तरह से R' के बारे में पता चला। तो देखिए कि R' क्या है, CH3 C CH3 CH3, यानी कि बीच में C, इसके ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड में जो है CH3 है और यहाँ पर इसकी वैलेंसी खाली है। जब इतना पता चल गया हम लोगों को कि R' X कुछ और नहीं यही है, अब इस पर Mg की अभिक्रिया होती है। इसकी किसकी अभिक्रिया होती है, Mg की। तो इसके लिए देखिए क्या बनता है, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में देखिए तो क्या हो जाएगा, CH3 C CH3, यहाँ से CH3 और Mg के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर MgX बन गया, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का निर्माण हो गया। यानी कि जो D है, यह D, कैपिटल D, यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इसलिए देखिए कैपिटल D के जगह पर CH3 C CH3 CH3 MgX, यह बना। अब आपको पता है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट पर जब H2O को हम डालते हैं, जब इस पर हम H2O को डालते हैं, H2O का मतलब HOH, तो MgX यहाँ से हटेगा, इसके जगह पर एगो H लग जाएगा। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, CH3 C, ऊपर में भी CH3 नीचे भी CH3, इसके साथ H लग जाएगा, प्लस MgX था ना, Mg H2O का HOH था, तो वह H तो यहाँ पर लग गया, यहाँ का जो OH है यह Mg के साथ चला जाएगा, X था। तो यानी हम कह सकते हैं कि E के जगह पर जो ये वाला प्रोडक्ट है E के जगह पर यही बनेगा, ठीक है ना। इसलिए E के जगह पर देखिए CH3 C CH3 CH3, इधर से H प्लस MgOH X, यह E का तो मेन प्रोडक्ट इसका ये हुआ, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ गए यहाँ पर कि A B C D E R' सबका जो है ना क्या क्या इसका आंसर होगा, इसका डिस्कशन आप लोगों ने, ठीक है, बढ़िया से देखा। अब चलिए पहले इतना को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद से आगे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स लिख लिए होंगे आप लोग, चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए अब है आगे क्वेश्चन हम लोगों के पास, क्या कि जलीय KOH अल्काइल क्लोराइड की अभिक्रिया से, यानी कि हम कह सकते हैं जलीय KOH तथा अल्काइल क्लोराइड की अभिक्रिया से अल्कोहल का निर्माण होता है, जबकि अल्कोहलिक KOH से एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, क्यों। यानी कि KOH है 2 अवस्था में, 2 विलयन है इसका, यानी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जल में रहे उसको जो है ना घुला करके रखा जाए तब, और अल्कोहल में घुला करके रखा जाए तब। तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है ना, तो जब जल में रहता है तो उसको जलीय KOH या एक्वस KOH कहते हैं, लेकिन अल्कोहल में जब यह KOH को मिला दिया जाता है तो इसको हम अल्कोहलिक KOH कहते हैं। जब एक्वस KOH रहेगा प्रोडक्ट अलग बनेगा, अल्कोहल का प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो प्रतिफल है वो अल्कोहल बनेगा।
एक्वस KOH की स्थिति में। लेकिन अल्कोहलिक KOH की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर वह एल्कीन का निर्माण होता है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड का, यौगिक का निर्माण होता है। चलिए इसका क्या कारण है कि आखिर यही जलीय KOH अल्काइल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है, जबकि यही अल्काइल क्लोराइड किसके साथ, अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करता है तो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। क्यों? देखिए सबसे पहले KOH एक्वस यानी जलीय KOH को शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, KOH और यहाँ पर AQ मतलब एक्वस, तो यह K प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो OH माइनस है एक्वस वाला यानी जलीय OH माइनस जो होगा, इसको हम कहते हैं कि ये दुर्बल भस्म हो जाता है, यानी कि वीक बेस है, लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वह ज़्यादा होती है, यानी कि यह OH माइनस एक्वस जो है वह आपके पास जो है ना बढ़िया अच्छा वाला जो है न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ठीक है ना, जिसके वजह से अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। यानी इसको देख करके पता चलता है, इसलिए लिखा गया यहाँ पर स्पष्टतः जलीय OH माइनस, यानी कि ये जो OH माइनस एक्वस है उसी को लिखते हैं जलीय OH माइनस, क्या है, दुर्बल भस्म है लेकिन प्रबल न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है। यानी OH माइनस जो है अगर भस्म के हिसाब से, बेस के हिसाब से देखते हैं तो यह दुर्बल भस्म है, लेकिन इसका न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से देखते हैं, नाभिक स्नेही के हिसाब से, चाहे केंद्रक स्नेही के हिसाब से देखते हैं तो वह प्रबल न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। अतः अल्काइल क्लोराइड से अभिक्रिया कर अल्कोहल प्रदान करता है, यानी कि जब यह प्रबल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो OH माइनस जो एक्वस होता है, अल्कोहलिक OH माइनस नहीं, जो एक्वस OH माइनस होता है वह क्या करता है, अल्काइल क्लोराइड के साथ यह अभिक्रिया करके यह अल्कोहल प्रदान करता है। और यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे देखिए CH3CH2Cl, यह एथिल क्लोराइड चाहे इसको क्लोरोइथेन कहिए, यह अल्काइल मतलब एल्किल क्लोराइड हो गया। एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर देखिए कि ये CH3CH2 और जो Cl था, Cl हट करके इसके पास क्या आ जाता है, OH आ जाता है और यह बन जाता है अल्कोहल यानी एथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। इसलिए एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया होगी अल्काइल क्लोराइड की तो अल्कोहल बनेगा। लेकिन अल्कोहलिक के साथ हो तब, उसके लिए देखिए अब, यानी कि पहला वाला एक्वस वाला हो गया, अब अल्कोहलिक के लिए देखते हैं। तो KOH किस में, अल्कोहल में मिला हुआ रहता है, इसको कहते हैं अल्कोहलिक KOH। तो यह K प्लस अल्कोहलिक ALC डॉट लिखते हैं और प्लस OH माइनस प्लस RO माइनस। ये RO माइनस कहाँ से, ये जो अल्कोहलिक है जिस अल्कोहल में रखा गया, जिस अल्कोहल में रखा गया तो वही है, उसको कहते हैं हम अल्कोक्साइड आयन, ठीक है ना, RO माइनस को। जैसे यहीं पर CH3CH2OH है तो इसको लिखें तो C2H5OH, इसमें से इस H को हटा दें तो यहाँ से ये हो गया C2H5O माइनस, जिसको कहेंगे इथॉक्साइड। तो यही हो गया, C2H5 को R कहें, O माइनस ऐसे हो गया तो इसको कहते हैं RO माइनस, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो अल्कोहलिक है वहाँ से RO माइनस आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि KOH अल्कोहलिक है तो यहाँ से K प्लस अल्कोहलिक और OH माइनस प्लस RO माइनस अल्कोहलिक। ये जो पार्ट है यह किसकी तरह काम करता है, प्रबल भस्म की तरह। लिखते हैं यहाँ पर कि स्पष्टतः अल्कोहलिक RO माइनस प्रबल भस्म होता है, जो जबकि यहाँ पर दुर्बल भस्म था, यहाँ पर यह क्या है, प्रबल भस्म है। तो प्रबल भस्म है तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, दुर्बल न्यूक्लियोफाइल होगा। तो प्रबल भस्म है तो भस्म के हिसाब से काम करता है। अल्काइल क्लोराइड से यह H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना, यानी कि उसको अवशोषित कर लेता है, आप कह सकते हैं उसको हटा लेता है, वहाँ से रिमूव कर देता है HCl के रूप में। एलिमिनेशन रिएक्शन को निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, इसके द्वारा अल्कीन प्रदान करता है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर CH3CH2Cl प्लस अल्कोहलिक KOH, तो यह बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह एथीन है, अल्कीन है। कैसे यह होता होगा इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पर एक्वस KOH था तो अल्कोहल बन गया, लेकिन यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है तो यह अल्कीन बना। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर, इस रिएक्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपके पास क्या है, तो CH3CH2Cl, ये है क्लोरोइथेन, देख सकते हैं क्लोरोइथेन है। अब प्लस अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH की स्थिति में देखिए ये क्या होता है, ये जो CH3 है, ध्यान देंगे यहाँ पर, यह जो CH3 है इसको आप ऐसे लिखिए CH2 और इसके साथ H लगाइए, और यह जो Cl ऐसे है ना इसको ऐसे लिखिए, है तो इसी कार्बन से, ठीक है ना। देखिए इधर से CH3 था तो इसको CH2H, इसको CH2Cl, ऐसे इसको हटाते हैं यहाँ से, यही HCl, यही वाला H एब्स्ट्रैक्ट हुआ है, हट जाएगा, ठीक है ना, और Cl यानी HCl हटेगा और आपके पास CH2
CH2। तो देखिए कि यह H और Cl हटा है, तो देखिए कि यहाँ पर एक एक वैलेंसी कमी आ गई है, एक एक संयोजकता की कमी आ गई, इसलिए डबल बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ पर। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा देते हैं तो आपके पास बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। तो ये अल्कीन बना, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जो है यह किसका निर्माण होता है, अल्कीन का निर्माण होता है, यानी एथीन का निर्माण हुआ यहाँ पर। तो चलिए इस तरह से हम जलीय KOH यानी एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH के बारे में पता कर लिए, ठीक है ना, कि अल्कोहलिक KOH से अल्कीन का निर्माण होगा, जबकि एक्वस KOH से जो होगा यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण होगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, क्या होता है जब N ब्यूटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH से कराई जाती है। देखिए अभी ही पढ़े हैं, अल्कोहलिक KOH से अल्कीन बनेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं N ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ब्यूट 1 हमने लिखा है कि ब्यूट 1 प्राप्त होता है, लेकिन देख लेते हैं N ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटाइल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल का मतलब हमें समझना पड़ता है कि मतलब 4 कार्बन होगा, जैसे ब्यूट वर्ड लगा हुआ है तो 4 कार्बन होगा, और चारों क्या होगा, ब्रांच में नहीं होगा, चारों का चारों एक लाइन से होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सीधी श्रृंखला में तो CH3 CH2 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 Cl, इसको कहते हैं कि यही हमारा क्या है, N ब्यूटाइल क्लोराइड है, N ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तब क्या प्राप्त होता है, तो ब्यूट 1 कैसे प्राप्त होता होगा। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं, इस रफ को कैसे प्राप्त होता होगा। फिर से वही बात होगी कि यह एब्स्ट्रैक्ट करता है, हटाता है। तो जैसे देखिए हमारे पास क्या है, CH3 CH2 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 Cl है, प्लस अल्कोहलिक KOH है। तो अल्कोहलिक KOH है तो वैसे ही क्या करेगा, यह अल्कीन का निर्माण करेगा। तो इसलिए देखिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ से इस CH2 Cl है ना, तो यहाँ से Cl लगा देते हैं, और इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है, कितना, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को ऐसे छोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन को नीचे में ऐसे लिख दीजिए, और फिर से HCl को यहाँ से हटा लीजिए। तो HCl को जब हटाइएगा तो आपके पास प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो देख सकते हैं CH3 CH2, यह तो जैसे है वैसे रह गया। उसके बाद से देखिए CH बचा, और इस साइड से क्या बचा, CH2 बचा, और यहाँ से निकल गया क्या, HCl। तो इसलिए एक वैलेंसी खाली हुआ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। और इसका जो नाम है देख सकते हैं 1 2 3 4 का कार्बन का यह हो गया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्यूट कहाँ पर है, तो देख सकते हैं कि पहला यानी 1 2 3 4 यानी कि पहला दूसरा कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसलिए पहला दूसरा यानी 1,2 में छोटा कौन है, 1 है, तो इसलिए हम लिखेंगे ब्यूट 1। चूंकि अल्कीन है तो अल्कीन इन से लास्ट होता है, तो इसलिए इसको लिखते हैं इन। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट का जो निर्माण हुआ वह ब्यूट 1 तो इसलिए देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वह ब्यूट 1 है। अब है दूसरा क्वेश्चन कि क्या होता है जब शुष्क ईथर माध्यम में Mg की अभिक्रिया ब्रोमोबेंजीन से कराई जाती है। शुष्क ईथर माध्यम में, फिर से वही बात, शुष्क ईथर माध्यम यानी कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में Mg के साथ होगा तो ग्रिग्नॉइड रिएजेंट बनता है। तो देखिए यहाँ से कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रिग्नॉइड अभिकर्मक प्राप्त होता है। जैसे देखिए यह ब्रोमोबेंजीन हुआ, बेंजीन में एक ब्रोमीन लगा हुआ है, और फिर यहाँ से देखिए Mg शुष्क ईथर थोड़ा सा हीट कर दिया जाता है, यह जो त्रिभुज का चिन्ह है वह हीट को बताता है, ठीक है ना। तब देखिए क्या हो जाता है ना, जो Br है और Mg भी वहाँ पर जा करके लग जाता है। कितना क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े हैं इसके संदर्भ में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि जो Br जिसके साथ लगा हो वहीं पर Mg भी लग जाता है, और इस तरह से हमारे पास बन गया यह बेंजीन MgBr। इसी का नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह एक ग्रिग्नॉइड रिएजेंट की तरह काम करता है। अब एक तीसरा क्वेश्चन, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तो देखिए कि क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो इसलिए कोई प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोलिसिस संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ, और भी 2-3 क्वेश्चन है, पहले इतना को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद से हम लोग उसको भी देख लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद से और देखते हैं आगे। अब देखिए हम लोगों के पास क्वेश्चन से हैं, जैसे क्या होता है जब, उसी का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन
उधर देख चुके थे, चौथा, पाँचवा, छठा क्वेश्चन को और देख रहे हैं। यानी कि क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से था, क्या होता है जब किसकी अभिक्रिया, इथाइल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया कराई जाती है। तो देखिए आंसर है एथेनॉल प्राप्त होता है। लेकिन आज ही तो पढ़े हैं कि एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH के बारे में। एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया होती है तो एथेनॉल बनता है, मतलब अल्कोहल बनता है, और अल्कोहलिक KOH के साथ बनता है तो अल्कीन बनता है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या, CH3 CH2Cl, यह इथाइल क्लोराइड। अल्कोहलिक KOH, सॉरी एक्वस KOH यानी जलीय KOH के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, Cl हटेगा और वहाँ पर आकर के OH जुड़ जाएगा। तो यानी कि CH3 CH2Cl को हटा करके OH जुड़ जाएगा, इसी को हम इथेनॉल कहेंगे। हो गया अल्कोहल, और यही एथिल क्लोराइड है। तो देख सकते हैं यहाँ पर यही एथिल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड इसको कहिए, एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया हुई तो एथेनॉल बना। अब है आगे पाँचवा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी क्वेश्चन वही है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है। विटिग रिएक्शन, फिर से वही बात, सोडियम के साथ शुष्क ईथर। तो आप देखिए ना, मेथिल क्लोराइड है ना, मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड CH3Cl है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। तब बताइए, आपको तो पता है कि विटिग रिएक्शन होता है, इस केस में क्या होता है कि इसका 2 अणु लेना पड़ता है, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, तो 2 मॉलिक्यूल इसका भी। अब इस तरह से यह क्या हो गया कि CH3Cl प्लस यहाँ पर Na हो गया, और फिर प्लस Cl CH3, इसको इस तरह से दिखाइए, यहाँ पर देखिए तो, इसलिए इसको 2Na कर दीजिए, एक Cl इधर से, एक Cl इधर से, यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा। तो इधर से क्या बचा आपके पास, CH3, और इधर से भी क्या बचा, CH3, और इसलिए यह क्या हो गया, CH3 इथेन हो गया। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, इथेन बनता है, यानी इथेन प्राप्त होता है। इसलिए देखिए 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं, 2 अणु लेते हैं, क्योंकि ये विटिग रिएक्शन में हम लोग देख चुके हैं इसको। तो 2CH3Cl + 2Na ड्राई ईथर, थोड़ा सा हिट कर दिया गया यहाँ पर, ये ट्रायंगल का साइन यही बताता है। तो CH3 जिसको इथेन कहते हैं और NaCl निकल जाता है। अब है छठा क्वेश्चन कि मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से कराई जाती है। देखिए शुरुआत में जब हम लोग हैलो अल्केन की रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुण को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर KCN AgCN वाली बात पढ़े थे। KCN से CN निकलता है, यहाँ पर नाइट्राइल या साइनाइड बनता है, और AgCN से क्या होता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर KCN के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है ना मिथाइल क्लोराइड की, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो साइनाइड या नाइट्राइल हम जिसको कहते हैं, CN लग जाने से यह नाइट्राइल कहलाता है। इसका IUPAC नेम नाइट्राइल है तो नाइट्राइल ही कहिएगा। तो मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से कराई जाती है, तब क्या होता है, तो क्या होता है, तो इथेन नाइट्राइल प्राप्त होता है। कैसे, तो देखिए CH3Cl मिथाइल क्लोराइड इसको कहते हैं, चाहे मेथिल क्लोराइड कहिए, KCN है, यहाँ से CN आएगा, यह माध्यम बताया गया है कि इस माध्यम में रख दीजिए, अल्कोहलिक माध्यम में। तो देखिए कि CH3CN का कार्बन भी गिनती में आएगा, इधर से यह भी कार्बन, तो एक कार्बन 2 कार्बन, तो इसलिए इथेन, चूंकि CN है तो इसलिए नाइट्राइल लग जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम इथेन नाइट्राइल कहेंगे, KCl उधर निकल जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है इथेन नाइट्राइल प्राप्त हो गया। तो आज जो हम लोग देख रहे थे वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे हैलो अल्केन और हैलो एरीन के। तो इस तरह से हम लोग इतना देखें, तो चलिए पहले इतना को नोट कर लीजिए, और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, और वो पढ़ेंगे कन्वर्जन, यानी एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड हम कैसे बना सकते हैं। कोई गिवन कंपाउंड रहेगा, आप पता करना रहेगा, यानी कि निकालना रहेगा कि इससे दूसरा कंपाउंड कैसे बनाएंगे, उसके लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे, कौन सा किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, ये सब। यानी कि इसका एक जो है ना क्लास और होगा कन्वर्जन का, वो सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसलिए आज भी क्वेश्चन का ही सेशन था, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आज देख लिया, और कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्जन को हम अगले क्लास में देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे हम लोग देखते हैं अगले क्लास में।